हम सब अपनी अपनी निजी ज़िंदगी तो जीते ही हैं अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए और रिश्तेदारों के लिए, लेकिन जिस समाज में, वंचित समाज में मैंने जन्म लिया है, उस समाज के प्रति मेरा बहुत दायित्व बनता नमस्कार, है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के पक्ष में अभी तक जो निर्णय दिए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा देने वाले भी रहे हैं और समाज को विभक्त करने वाले भी रहे हैं। उसी तरह आरक्षण के ऊपर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया, उस फैसले को लेकर, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। उस फैसले का कहीं विरोध हुआ तो कहीं उस फैसले का स्वागत हुआ। उसी क्रम में आज राजस्थान से वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष, पास हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आपको ले चलते हैं आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष के पास और उनसे जानते हैं कि इस फैसले का आखिर समाज पर क्या प्रभाव रहेगा, वंचित समाज का इस फैसले पर क्या प्रभाव रहेगा और जिन्हें आरक्षण मिलता रहा है अभी तक, उस समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा द लाल न्यूज़ चैनल को, जी जी। जिन्होंने मुझे मेरे विचार रखने का अवसर दिया। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी मेरे साथियों को, प्रदेशवासियों को जय भीम, जय जोहार। सर, अब पहले तो शुरुआत करते हैं आपके नाम से। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास नरवार है और अभी 22 दिसंबर को प्रदेश की पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की थी वंचित वर्ग की, जिसमें 36 जिलों का प्रतिनिधित्व आया था। उन्होंने सर्वसहमति से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान का। और सर्वसहमति से ये प्रस्ताव पास किया कि 12 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से ये एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाए, जो रथ यात्रा पूरे राजस्थान प्रदेश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर तहसील में, हर कस्बे में, उप तहसील में पहुँचे। और जो वंचित समाज है, जो आज तक, जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन उनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो जाति अभी भी वंचित हैं सरकार के लाभ से, आरक्षण से, हर सुख सुविधाओं से। उन वंचित वर्ग के बीच में ये रथ यात्रा जाएगी और उनको विश्वास में लेकर के और पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ हम हमारे साथ खड़ा करेंगे और सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। सर विकास जी, सबसे पहले तो ये बात अपनी कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कुछ समय पहले एक आदेश दिया कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए, तो अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज कम से कम प्रदेश के चीफ जस्टिस के बराबर का प्रभाव और व्यक्तित्व और समझ रखता है। तो 7 जजों की जब पीठ ने कोई फैसला आरक्षण के विषय में दिया है, उपवर्गीकरण के विषय में, पंजाब में और हरियाणा में ये पहले से ही लागू था, पर दूसरे पक्ष के लोग इसको पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। लंबे अंतराल तक लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जो 7 पीठों की जज है, उन्होंने एक एक पहलू को बहुत ध्यान से सुना, समझा और सारा, तो उन्होंने तुरंत इसको ये आदेश दिया कि आरक्षण में उपवर्गीकरण सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में ही क्यों लागू किया जाए, पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जाए, इसको पूरे देश में लागू किया जाए। और जो वंचित समाज है और जो अभी तक आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उसमें एक वर्गीकरण होना चाहिए। और ताकि जो वंचित समाज रह गया है, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जो अभी भी अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन बसर पुराने कृत्यों से ही खा कमा करके कर रहे हैं, उनको भी मेन लाइन में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उनको भी हक है, अधिकार है, ये बाबा साहब के संविधान ने उनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक दिया है, अधिकार दिया है। तो आरक्षण में उपवर्गीकरण बिल्कुल होना चाहिए। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हैं और ये देश भारत के संविधान से चलता है और
जो अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो सभी को उसका अभिनंदन करना चाहिए और मानना चाहिए। सर एक बात और कि जिस तरह से जो वंचित वर्ग संघर्ष समिति है ये आरक्षण के इस फैसले का समर्थन कर रही है, ठीक उलट बहुजन समाज के अधिकतर संगठन ऐसे हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और विरोध के पीछे उनका तर्क ये है कि ये सिर्फ समाज को बांटने वाला फैसला है। आरक्षण में उपवर्गीकरण करके एक समय ऐसा आएगा जब आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये समाज को बांटेगा फैसला आरक्षण के उपवर्गीकरण होने पर? ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं। आरक्षण उपवर्गीकरण का, अगर आरक्षण में अगर उपवर्गीकरण हो रहा है तो उससे किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर किसी परिवार का या किसी समाज का कोई आईएएस बन चुका है, आरएस बन चुका है और कलेक्टर एसपी हो चुके हैं, उसके परिवार में भी उसके समाज में भी लगातार, तो जो दूसरा समाज जो वंचित है, क्या उनमें कलेक्टर एसपी पैदा नहीं होने चाहिए? उसमें वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, उसके बावजूद भी वंचित रह रहे हैं। तो हमें इसकी समीक्षा तो करनी चाहिए कि भाई आज पंजाब में, हरियाणा में आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू हुआ तो देखो कितनी स्पीड से जो है वहाँ के लोगों ने विकास किया, तरक्की की। और आप ये देखिए कि आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू होगा तो सच में वंचितों को नीचे तक इसमें लाभ होगा और वो लोग भी सरकारी सेवाओं में अलग अलग पदों पर आना शुरू होंगे। आज अपने आप भील समाज को ही ले लो, भील समाज में कोई भी उच्च पदों पर या उस पर नहीं है, सिर्फ एक ही समाज उसको विशेष करके जो है उसका लाभ ले रहा है आरक्षण का। और खुद हमारे जो माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हैं, जो इतने वरिष्ठ हैं, इतने उनको अनुभव हैं, इतना उन्होंने लंबी राजनीतिक पारी खेली है, उनके खुद परिवार में आईएएस रहे हैं और अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं। जब उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू होना चाहिए, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब वो इतने बड़े आदमी इस बात को कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई विकास की बात है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई आज मेरे परिवार में एमएलए भी हो गए, एमपी भी हो गए, आरएस आईएएस सब हो गए, तो मेरे जो पड़ोसी है वो तो पहले भी पत्थर तोड़ करके उसके घर का गुजर बसर कर रहा था, आज भी वो पत्थर ही तोड़ रहा है। तो जो उसका पड़ोसी है, जो उनका वो है, उसको भी विकास का अधिकार है, उसको भी भारत के संविधान ने ये हक दिया है, अधिकार दिया है। जब वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि समर्थन में आकर के इसको लागू करवाना चाहिए। आज उसमें जर्नल के 50% में 10% का वर्गीकरण हुआ ना, ईडब्ल्यूएस को अलग से दिया ना, किसी ने विरोध किया क्या? धीमे स्वर से पास हो गया। ओबीसी में उपवर्गीकरण है, एसटी और एससी में ही इतना विवाद और इतना विरोध क्यों? उसको भी लागू करवाएंगे और सरकार के न्याय पर हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इसमें सकारात्मक परिणाम सरकार देगी और आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू होगा। हम भी सपना देख रहे हैं वंचित समाज में कब हमारे कलेक्टर होंगे, कब एसपी होंगे, कब आईपीएस होंगे, कब एमएलए होंगे, कब एमपी होंगे। हम भी ये सपना देखते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हम किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने देंगे और आरक्षण में उपवर्गीकरण राजस्थान में लागू करवा कर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से सारी बात हुई, आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जब आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तभी समाज में दो फाड़ होना शुरू हो गए। एक हिस्सा वो है जो आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहा है, एक हिस्सा वो है जो आरक्षण में उपवर्गीकरण का विरोध कर रहा है। इस तरह से अगर ये आरक्षण में उपवर्गीकरण अगर वास्तव में लागू होता है तो जो हिस्सा आरक्षण में उपवर्गीकरण का विरोध कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हो जाएगा इस उपवर्गीकरण से। देखिए, मैंने आपको अभी भी इसी बात का जवाब दिया था, इसी बात का उदाहरण दिया था कि जो पहले से ही संपन्न हो चुके हैं, बिल्कुल उनके घर में, परिवार में एमएलए भी हैं, आईएएस भी हैं, आरएस भी हैं, तो वो तो अपने परिवार को अब समृद्ध कर ही सकते हैं, अच्छी कोचिंग करा सकते हैं आईएएस की, आरएस की। लेकिन जो सच में वंचित समाज है, जिन्होंने देश के आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन जिनके परिवार में दूर दूर तक कोई एक चपरासी भी नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो उन समाजों को भी अब आगे आने देना चाहिए और इनको तो सहयोग करना चाहिए कि ये हमारे भाई हैं और परिवार के हिस्सा हैं,
जो वंचित रह गया इनको खुद हाथ पकड़ के आगे लाना चाहिए और इसका फैसले का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। भारत के संविधान ने, माननीय बाबा साहब ने ये सबको अधिकार दिया है कि सभी को आगे आने का और मेन लाइन में आकर के काम करने का, सरकारी सेवा में आकर के और अच्छी ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण हो जाता है तो जो नीचे का तबका जो दबा कुचला है आज भी, तो वो उस तरह से विकास कर पाएगा? इसके अगर आपको बिल्कुल तटस्थ वो अगर उदाहरण चाहिए और बिल्कुल रिजल्ट चाहिए तो आप जहाँ पर पहले से उपवर्गीकरण लागू है उन राज्यों की समीक्षा करो। आप देखो आरक्षण में उपवर्गीकरण जब लागू नहीं हुआ था तब पंजाब में क्या स्थिति थी अन्य जातियों की, वंचित समाज की, और हरियाणा में क्या स्थिति थी। और जब से उपवर्गीकरण लागू हुआ है, बीच बीच में न्यायालय की दखल के कारण बंद भी हुआ है, लेकिन उसके बाद वंचित समाज की क्या तरक्की है, क्या प्रोग्रेस है, आप देखो। तो ये थे हमारे साथ विकास नरवार जी, जो इनकी जो शारीरिक स्थिति है वो शारीरिक क्षमता भी इनकी इतनी नहीं है, ये पैर से विकलांग है, फिर भी जो समाज के एक हिस्से की लड़ाई है वो खुद अपने स्तर पे लड़ रहे हैं। आखिरी में इनसे बात कर लेते हैं कि जो आरक्षण में उपवर्गीकरण की रथ यात्रा निकाल रहे हैं उसका रूट और प्रोग्राम क्या रहेगा। सर संक्षिप्त में बता दीजिए ये चीज़। देखिए, मेरे शारीरिक पीड़ा हो सकती है पर मेरे हौसलों में जो है बहुत ताकत है, जुनून है, और मैं चाहता हूँ, मेरे वंचित समाज को बहुत नीचे से संघर्ष करते हुए देखा है। मन में एक पीड़ा है, एक टीस है। मेरे को मेरे शरीर की पीड़ा बहुत छोटी लगती है जब मैं मेरे वंचित समाज को देखता हूँ ना, गली में, मोहल्ले में विकास के लिए, सड़क के लिए, इन चीज़ों के लिए तड़पता हुआ, जो वो जिन प्राथमिक चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए देखता हूँ तो मुझे मेरे शरीर की पीड़ा बहुत छोटी लगती है। मेरा पिछले 20 साल से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरे रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में और हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। मेरे को लगातार सिटिंग की, ट्रैवलिंग की डॉक्टर ने खुद ने मना कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर इस समाज में जन्म लिया है, वंचित समाज में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का जो है एक अमूल्य हिस्सा मेरे समाज के भी काम आना चाहिए। चाहे मेरी वो पर्सनल इनकम हो, जैसे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का उस पर हक है, वैसे ही मेरे समाज का भी हक है मेरी कमाई पर, मेरे सब चीज़ों पर। इसलिए मैं इस रथ यात्रा के थ्रू जो है सारे समाज को, राजस्थान को एक मंच पर लाना चाहता हूँ, वंचित समाज को। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं और युवाओं में बहुत उत्साह है और इसको हम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के गृह क्षेत्र से, भरतपुर से शुरू कर रहे हैं। और सरकार की बहुत अच्छी, ऐसा लगता है कि मंशा है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू हो, और ये न्याय की सरकार है। और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो वंचित समाज को तो वो मुझे नहीं लगता कि छोड़ सकता है। और जैसे ही जब ये फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो एक संघ का स्टेटमेंट भी आया था जो मैंने पढ़ा था कि वो आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कराने में पूरी वंचितों की मदद करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में भी ये बहुत जल्द लागू होगा और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और सभी सरकार को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं कि भाई जल्दी वंचितों को न्याय मिलेगा। और रथ यात्रा पूरे भरतपुर संभाग के बाद पूरे जितने भी 7 संभाग है और 41 ज़िले हैं, हर कस्बे में कम से कम 275 जगह अभी तक कार्यक्रम तय हो चुके हैं। ये कार्यक्रम 350 से 400 जगह जा सकते हैं। हर जगह जाएंगे जहाँ पर भी हमारे बाहुल्य गांव है, कस्बे हैं, क्षेत्र हैं। पूरे हम कार्यकारिणी की भी घोषणा कर रहे हैं। 5 तारीख को हमने प्रदेश में मीटिंग बुलाई है, उसमें हम लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा वाइज टीम बना रहे हैं, जिले वाइज नहीं बना रहे, और लोकसभा वाइज टीम बना रहे हैं पूरे राजस्थान में। और प्रदेश स्तर की टीम रहेगी, कम से कम 500-700 लोगों की से 1000 लोगों तक की टीम रहेगी राजस्थान में। और बहुत अच्छा हम काम करके वंचित समाज के लिए करके देंगे, रात दिन एक कर देंगे, पूरे 24 के 24 घंटे घर बार सब छोड़ करके, और इसी आरक्षण उपवर्गीकरण वाले विषय पर समय देंगे।
तो देखते हैं परिणाम क्या रहता है। आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति की रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अब आरक्षण उपवर्गीकरण लागू होता है या आरक्षण उपवर्गीकरण का विरोध होता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या चीज़ लागू होगी, क्या चीज़ हटेगी। इसी तरह समाज के मुद्दों की दलाली के लिए देखते रहिए दलाल समाचार। कैमरा पर्सन बाबू के साथ मैं लोकेश कुमार, नमस्कार।